हे एवरीबॉडी, आज का जो लेसन है एक वार्म अप सेशन है। वार्म अप सेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हम जब अपने आप को तैयार करते हैं थोड़ा सा, भले वो फिजिकल एक्सरसाइजेस हों या कोई मेंटल एक्सरसाइज हो या कोई गेम हो या एग्ज़ाम्स देने जाते हैं हम स्कूल में कॉलेज में, तो उसके पहले हम थोड़ी सी स्टडीज़ करते हैं। ओके, एक रात पहले वाली स्टडी नहीं, नॉर्मल हम बाकी दिन पढ़ते हैं वो। एक रात पहले पढ़ोगे तो कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे, तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो साल भर पढ़ना चाहिए। हालांकि वो पढ़ाई वाली बात और है, आज आर्ट की बात है। आर्ट में ज़्यादा ध्यान आपका है, तभी आप वीडियो को देख रहे हो, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, गौर से देखना इस वीडियो को, ठीक है। पेपर ले लो, कोई भी पेपर आपकी आंखों के सामने है उसको उठा लो, पेंसिल उठा लो, पेन उठा लो। मैं यहाँ पे नॉर्मल मैंने पेंसिल और पेन लिया हुआ है, नॉर्मल जो भी पेन आपके सामने, ठीक है। पेन पेंसिल ले लिया है, इरेजर ले सकते हो अगर आप पेंसिल से कर रहे हो, अदरवाइज पेन से कर रहे हो तो नहीं लगेगा। एंड स्केचबुक मैंने ले लिया है अपना, ठीक है। कोई भी स्केचबुक आपके पास है उसको ले लो, उसको सामने सेट कर लो। इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में रखना ताकि आप रेफरेंस इमेज देख सको, मेरे साथ साथ स्केच कर सको। थोड़ा सा अपना टाइम निकालो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, स्टार्ट करो, बैठो मेरे साथ, स्केच करते हैं, मज़ा आएगा। आपका कोई भी मीडियम फेवरेट हो या कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट हो, एलिफेंट का स्केच कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि आपको एलिफेंट से प्यार है तभी आप ये लेसन को करोगे, क्योंकि इस लेसन में जो आप सीखोगे वो आप बाकी सब्जेक्ट मैटर में या बाकी मीडियम में भी आपकी इंप्लीमेंट होगा, वो बाकी चीज़ें भी आपकी इंप्रूव होगी। भले ही आपको कोई भी आप मीडियम करो, कोई भी कलर करो या कोई भी सब्जेक्ट मैटर लो, आपका ये जो बेसिक लेसन्स हैं ये आपको हर जगह काम आएंगे। तो साथ में करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए अपने फ़ोन के स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में, लैपटॉप को देख रहे हो तो उसको सेट करके आराम से बैठो, कुर्सी लगाओ, शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इमेज लिया हुआ है और पेंसिल से मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। रेफरेंस इमेज मैंने इस पेज से लिया, इंस्टाग्राम से, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। तो सिंपल, पहले चेहरे के हिस्से को मैंने ब्लॉक किया और ये जो सूंड है हाथी की, उसको बहुत ही सिंपल वे में पहले स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे देख रहे हैं। हल्का सा साइड में मुड़ा हुआ है हाथी का फेस, तो यहाँ पे आंखें आएंगी। तो ये जो भी मार्किंग वाली चीज़ होती है ये हर किसी के चेहरे में सेम ही होती है। कई बार आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमें एनिमल ड्राइंग सीखनी है, सर हमें ये सीखना है। कान को कंपेयर कर रहा हूँ मैं चेहरे से यहाँ पे, ठीक है। चेहरा कितना बड़ा है उसके हिसाब से कान कितने बड़े होंगे वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कंपेरेटिव मेजरमेंट। कमेंट सेक्शन में लिखो कंपेरेटिव मेजरमेंट। प्रपोर्शन जज करते समय कंपेरेटिव मेजरमेंट किया जाता है। कंपेरेटिव मेजरमेंट मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कंपेयर कैसे किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल से ही करो या पेन से ही करो, मैं जिससे कर रहा हूँ या उसी से ही करो। आपको कम्प्लीटली फ्रीडम है कि आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हो। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो, पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हो, स्केच पेन इस्तेमाल कर रहे हो, मार्कर इस्तेमाल कर रहे हो, कलर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई सा पेंसिल कलर टाइप, कुछ भी करो, तरीके वही हैं। एक तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी टूल हो तरीका वही है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट इन द सेंस कि आप मैं यहाँ पे आज एलिफेंट बना रहा हूँ, कोई और चीज़ भी मैं बनाऊँ तो तरीके सेम है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल्स, इसी को कहते हैं बेस, फंडामेंटल, जो कि हर चीज़ में सेम ही होता है। ओके, अगर आपको दौड़ना आता है तो आप रास्ते पे दौड़ो, घास पे दौड़ो, कहीं भी दौड़ो, दौड़ने का तरीका सेम ही रहेगा। आप अपनी दौड़ने की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, नए जूते पहन के, चप्पल पहन के दौड़ सकते हो, लेकिन दौड़ना तो वही रहेगा क्योंकि वो बेस है, वो फंडामेंटल। वैसी यहाँ पे जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, हमारा फाउंडेशन वही सेम रहता है। भले ही कभी हम स्पीड स्केचिंग करते हैं, कभी हम स्लो स्केचिंग करते हैं, कभी हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, कभी हम शॉर्ट आवर स्टडी करते हैं, चीज़ें बदलती हैं बट बेस हमेशा सेम रहता है। तो जहाँ यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली ये आपके साथ साथ में बना रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस पूरे लेसन को फुल स्क्रीन मोड में ही देखें और मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करें, ताकि आपको भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, ना सिर्फ इसको देखें। क्योंकि देखोगे लंबा लेसन हो जाएगा, अभी मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बता रहा हूँ, लंबा लेसन होगा, आपको बोर लगेगा, आप छोड़ के चले जाओगे।
मेरा दिल तोड़ के चले जाओगे, लेकिन साथ साथ करोगे तो मज़ा आएगा। ओके, साथ साथ करो, अपने पेपर कॉपी जो भी आपके सामने है, डायरी, कोई सा भी पेज पड़ा हुआ है उठाओ और साथ साथ करो मेरे, तब आएगा मज़ा आपको भी और मुझको भी। और जो जो चीज़ मैं बीच बीच में कमेंट करने बोलता रहूँगा, 2 सेकंड वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि आप कुछ टर्म्स सीखो भी। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें मूड कैसे रही है। देखो, मान लो यहाँ पे एक ये बॉक्स है, ठीक है, अब ये बॉक्स साइड मुड़ा, ठीक है, ये बॉक्स इधर मुड़ा, तो हमें फील करना होता है ये साइड एंगल है, ठीक है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। देख रहे हो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कि अगर ये स्कल्पचर होता, एक मूर्ति होती, तो हमें फील करना पड़ता कि ये साइड में जा रहा है। ये जैसे हम चेहरे को भी फील करते हैं, ये नाक ऊपर उठी हुई है, अंदर घुसी हुई है, गाल है, ये पीछे गया, ये गाल है सामने, ये साइड गया। तो ये जो फील है, 3D फील, ये फील हमें अपने पेपर पे होना चाहिए। और अगर वो फील अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो हम लोग रियलिज़म बहुत इजीली पा सकते हैं, क्योंकि हम उसके हिसाब से कहाँ डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, ये समझ पाएंगे। तो ये जो फील है ना, ये तभी आता है जब आप किसी भी ड्राइंग को एक स्कल्पचर जैसा फील कर पाते हो। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है 3D को 2D में सोचना, और एक होता है 2D को 3D में फील करना। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग लेवल पे हमें सीखने पड़ते हैं। एज ए बिगिनर शुरुआत में हमें पहले 3D को 2D में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जब हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, ड्राइंग कर ले जाते हैं, तब हम सीखते हैं वैल्यूज़, तब हम सीखते हैं वॉल्यूम, और उसके बाद हम 2D को 3D में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हो 2D टू 3D, क्या हम एनिमेशन में आ गए क्या, ये कुछ अनोखा ही से सुनने को लगता है, लेकिन बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, समझोगे तो ईजी लगेगा। देखो यहाँ पे मैं हाथी का जो फेस है बस उसको फील कर रहा हूँ कि ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये अंदर घुसा, ये जो एहसास है ना, बस उसी को मैं यहाँ पे उसी के हिसाब से बस मैं पेन को मूव कर रहा हूँ। कोई यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे शेडिंग कर दो, ये तरीका होता है, हैचिंग करो, क्रॉस हैचिंग करो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, अपने चेहरे को देखो आईने में और अपने आप को फील करो। अगर अपने आप को फील करना आ गया तो मतलब पूरा दुनिया को फील करना आ गया। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें हर चीज़ नई नई सीखनी पड़ेगी। अरे सब कुछ आपके चेहरे में ही है, आपके शरीर में ही सब कुछ है। अगर अपने आप को ऑब्जर्व कर लेते हो, अपने घर को, अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर लेते हो, तो समझ जाना कि सब कुछ आपके हाथ में आ गया, आप सब कुछ समझ गए। कुदरत हमें सब कुछ दे रही है, नेचर हमें सब कुछ दे रहा है। हमारी सारी किताबें हमारा नेचर के सामने खुली हुई है, हमारी आंखों के सामने सारी किताबें हैं। हम नेट में हमें जाके खोजने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सी बुक पढ़ें। ओके, आंखें खोल के देखोगे तो किताबें आपको आपकी दीवारों में दिख जाएंगी, आपकी बिस्तर पे, आपके मोबाइल के सामने, आपके साइड में रखी हुई कुर्सी, हर चीज़ आपको पढ़ा देगी। ठीक है, तो फील करो 3Dनेस को, फील करो उस ड्राइंग को जो आपकी नेचर में बसा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मैं हाथी का, एलिफेंट का फेस का बेसिक मैंने लाइंस खींची, उसके बाद मैं हल्की फुल्की डार्कनेस और लाइटनेस ऐड कर रहा हूँ, ताकि हम वो 3D फील जो मैंने बोला, 3D फील, फ्रंट सरफेस, साइड सरफेस, वो सरफेस को हम लोग फील कर सकें, बस। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वार्म अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप इन द सेंस कि देखो, जैसे हम एक्सरसाइज में वार्म अप, आपने सुना होगा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट में बताओ। ठीक है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करते समय जब हम वार्म अप करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, मान लो आप में से किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को फुटबॉल पसंद होगा, तो ऐसे तो हम लोग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसको हम प्रोफेशनली जब खेलने जाते हैं तो थोड़ा वार्म अप कराया जाता है कि थोड़ा सा उठक बैठक कर लो, थोड़ा सा रनिंग कर लो, ताकि शरीर गर्म हो जाए। ठीक है, शरीर गर्म हो जाए। उससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी है वो थोड़ा खुल जाता है, थोड़ी जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी खुल जाती हैं। तो जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इंजरी होने के चांसेस उससे कम हो जाते हैं वार्म अप करने से। ठीक है, क्या हो जाता है वार्म अप करने से? इंजरी होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बातों को तो कमेंट में लिखते भी जाओ, मज़ा आएगा। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। ये सेशन, ये वीडियो जब आप यूट्यूब पे देख लोगे तो मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा सारे के सारे। तो इंजरी होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ताकि हम जब स्पीड करें
खेलें तो हमारा जो मांसपेशियाँ हैं जो अकड़ी हुई हैं वो थोड़ा ओपन रहें। वैसे ही जब हम ड्रॉ करते हैं या किसी चीज़ को पेंटिंग करने के लिए बैठते हैं या किसी बड़े लेवल पे हम पेंटिंग करते हैं तो हमें वार्म अप करना रहता है। नॉर्मल स्केचिंग में अगर स्पेशली जब आप बहुत दिन से अगर आपका आर्टवर्क छूट गया, बहुत दिन से आपका, कई लोग बोलते हैं कि बहुत दिन से हमने ड्रॉ नहीं किया, बहुत दिन से हमारा स्केचिंग छूट गया, तो ये वार्म अप आपको करना ज़रूरी है। इस वार्म अप से आपका माइंड खुल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या बनाना है, कैसे लाइंस खींचनी है। सब्जेक्ट को देखने के लिए आंखें थोड़ी सी ओपन हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा ज़्यादा रिदम के साथ काम कर पाओगे, थोड़ा फ्लुएंसी आपके हाथों में आ पाएगी। आप जो भी सब्जेक्ट को बना रहे हो उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और बारीकी से ऑब्जर्व कर पाओगे। बहुत हल्के हाथों से मैं हैचिंग कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं हैचिंग करना मुश्किल है, हैचिंग करना सीखना है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वैल्यूज़ को समझते हो और रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल। मैं कोई टेक्निक यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ जो आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत बेसिक चीज़ है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपसे नहीं हो रहा तो आपसे गलत हो रहा है, आप कैसे करें। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी ऑब्वियसली। मैं ये चीज़ें जो आपके सामने कर रहा हूँ इसको मैं हर समय करते रहता हूँ। स्कूल के दिनों से मैं कर रहा हूँ, रफ कॉपी में पेन पेंसिल मेरे चलते रहते थे। तो हाथ बस एक फ्लुएंसी के साथ बैठा हुआ है, बस और कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिस करोगे, समझोगे इन चीज़ों को तो आप भी कर लोगे। जितनी गहराई से सीखते जाओगे और उसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी आगे जाते जाओगे। जितना वेट करोगे, जितना सोचोगे कि यार बाद में कर लेंगे या मुझसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं, वो चीज़ ऑब्वियसली छूट जाएगी, वो नहीं होगी। और जिसने सोच लिया कि हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, हम करके रहेंगे, और प्रैक्टिस जारू रखोगे तो डेफिनेटली होगा। बहुत रफली मैं यहाँ पे पेन को बस मूव कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे थोड़ी सी परछाई आ रही है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैं यहाँ पे पेन चला रहा हूँ ताकि वहाँ डार्क हो जाए थोड़ा सा। बाकी मैं लाइट छोड़ रहा हूँ। पेन बहुत ही नॉर्मल से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। पेंसिल भी मैं बीच बीच में पेंसिल से भी करता हूँ। पेंसिल भी बहुत नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, 2 रुपये 3 रुपये जो भी पेंसिल आपको मिल जाए, कोई उसमें मैटर नहीं करता कि कौन सा ब्रांड लूँ, क्या ब्रांड लूँ। कई लोग मुझे मैसेज और ईमेल्स करते हैं कि सर कौन सा ब्रांड ले, कौन सा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ब्रांड लो। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि डार्क कितना हो रहा है कोई चीज़ और लाइट कितनी हो रही है। इन चीज़ों को बोलते हैं वैल्यूज़। एक और मैंने यहाँ पे रेफरेंस इमेज लिया, ठीक है। अब इसमें भी देखो बहुत सिंपल है, बस सामने का जो सूंड वाला एरिया है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, जो चेहरा है वो एक डब्बे की तरह, एक बॉक्स की तरह। तो हम चेहरे को बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसके ऊपर लेसन भी डाले थे स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। ये हो गया हमारा हाथी तैयार। ये जो 4 लाइन मैंने खींची ना शुरू में, ये 4 लाइन डिसाइड करती है कि आपके आगे के लाइंस कहाँ जाएंगे। ये शुरू की 4 लाइंस खींचना ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ये नहीं है कि हम हाइपर रियलिस्टिक कैसे करें या डिटेल्स कैसे करें, वो आप कर लोगे, क्योंकि हमारी आंखें ही डिटेल्स देखने के लिए बनी है। देखो, हमारी जो आंखें हैं, हमारी यानी कि हमारी मनुष्य की, हमारी मतलब ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहा हूँ। हमारी आंखें बनी हैं डिटेल्स देखने के लिए। अगर आप कहीं भी देखोगे तो आप डिटेल्स आराम से देख सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपकी आंखें अगर ख़राब नहीं हुई हैं तो। वो बात अलग है अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आप चश्मे खोल के देख रहे हो तो आपको सब कुछ धुंधला दिख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली, ठीक है, जब हम पैदा हुए हैं तो हम पैदा ही डिटेल्स देखने के लिए हुए हैं। हम कहीं भी देखते हैं हमें डिटेल्स दिख जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वो नॉर्मल इंसान भी देख सकता है। आर्टिस्ट का काम होता है सिंपल देखना, डिटेल्स को बिना देखे किसी चीज़ को देख पाना। तो अगर आप किसी चीज़ को सिंपल वे में देख सकते हो तो आप उसको सिंपल बना सकते हो, और सिंपल बना सकते हो तो सिंपल अगर बनाने के बाद आप कितनी चाहे डिटेल्स ऐड करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपको सिंपल देखने आ गया तो आप उस चीज़ का फील ला सकते हो अपने आर्टवर्क में। उसके बाद चाहे आप जितनी डिटेल करते रहो, वो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, वो जस्ट मैटर ऑफ पेशेंस है। उसमें बस पेशेंस आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, आपको टाइम एक्स्ट्रा लगता जाएगा, और आप जितना चाहे उस लेवल तक आप उसको पहुंचा सकते हो, उतनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो।
कई बार मैं बोलता हूँ कि डिटेल्स करना ज़रूरी नहीं है, तो लोग गलत समझ लेते हैं। उनको वो ये समझ लेते हैं कि डिटेल करना गलत बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि शुरू में एक तो नहीं करना चाहिए, प्लस वो ज़रूरी नहीं है। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि डिटेल्स करना गलत बात अगर मैं बोलता तो ये चीज़ गलत हो जाती, क्योंकि डिटेल्स करना गलत नहीं है। डिटेल्स करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो भी हम डिटेल्स करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि किसी चीज़ को किस गहराई तक हम ले जा सकते हैं, किस डेप्थ तक उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर हम डिटेल्स में खो जाएं तो सिंप्लीफिकेशन हमारी खो जाती है। अगर शुरू में हम डिटेल्स देखने लग जाएं तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो गड़बड़ हो जाते हैं। और वो गड़बड़ हो गए तो डिटेल्स कितनी भी ऐड कर दें, वो सिंप्लीफाइड वाली चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। एक और रेफरेंस इमेज मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसको मैं रफली 2 मिनट में, इसको भी 2 मिनट देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको भी स्केच करते हैं। फुल स्क्रीन मोड में देखोगे तो ये रेफरेंस इमेज आपको भी क्लियरली दिख रही होगी। मेरे साथ साथ आप मेरे साथ साथ इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो, अपने शरीर को गर्म कर सकते हो, ताकि आप बड़ी एक्सरसाइज के लिए, बड़े गेम के लिए, बड़े स्पोर्ट्स के लिए अपने बॉडी को रेडी रखो, ताकि आपकी बॉडी में इंजरी ना हो। जैसे स्पोर्ट्स में इंजरी से बचते हैं, वैसे आर्ट में भी आपकी बड़ी पेंटिंग में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, इसलिए हमारे हाथों को, हमारे माइंड को, हमारी आँखों को गर्म करना, वार्म करना, तैयार करना, किसी चीज़ को, किसी पिक्चर प्लेन को समझने के लिए, किसी सीन को जिसको भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, किसी इंसान को, एनिमल जो भी हम बना रहे हैं, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा वार्म कर सकते हैं अपनी माइंड को। माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाता है। देखो, आप जब लगातार किसी चीज़ को करते रहते हो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी माइंड उसको जल्दी ग्रैब करने लगता है। जैसे आप गाना सुनते होंगे, ठीक है, कई सारे म्यूज़िक लवर्स होंगे अभी इस लेसन को देख रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, आई एम ऑल्सो एन म्यूज़िक लवर। तो म्यूज़िक जब भी आप सुनते होगे किसी मूवी के सॉन्ग को, तो बार बार सुन सुन के उसका जो रिदम है, वो उसका जो फील है, वो माइंड में बैठ जाता है। तो वैसे ही होता है। एक और रेफरेंस इमेज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सिंपल बेसिक चीज़। सिर बनागा, सिर के लिए हम एक बॉक्स टाइप का शेप ले रहे हैं, और उसी से ही हम कंपेयर कर रहे हैं। सिर बन गया तो उससे कंपेयर करके हम कान बना ले रहे हैं, कान से कंपेयर करके हम बॉडी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को किसी से भी कंपेयर करने से आपको आइडिया लग जाएगा। तो जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो रिदम अपने आप माइंड में जैसे बैठ जाता है, वैसे बार बार स्केच करने से उस स्केच की जो फील है, उस स्केच में जो लाइंस हैं, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो जब हम बड़ी पेंटिंग के लिए आर्टवर्क बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमारा वर्क सही बनेगा, प्रोपोर्शन सही आएंगे, फ्लुएंसी बैठी रहेगी, मिस्टेक को हम जल्दी पकड़ पाएंगे, गलतियों को हम जल्दी पकड़ पाएंगे। और इस लेसन को ना शेयर करना भी मत भूलना। मैं बोल तो देता हूँ शेयर करना, लेकिन आई नो बहुत कम ही लोग शेयर करते होंगे, क्योंकि हमारा ध्यान शेयर सुन के सब कोई बोलते हैं अपनी लेसन को शेयर करो, इतना बेसिक हो गया ये सब बोलना। फिर भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग का मैसेज आता है, वो वही चीज़ पूछ रहे होते हैं जो चीज़ के ऊपर मैंने लेसन ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वो चीज़ अगर वो देख पाएंगे तो उनकी हेल्प हो पाएगी, वो लोग साथ में बैठ के स्केचिंग कर पाएंगे, उनको सबको पता चलेगा कि स्केचिंग की इम्पोर्टेंस है क्यों, करते क्यों हैं, इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबको पता चलेगा। तो जितने लोगों को ये चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी, उतना ज़्यादा आर्ट की जो अवेयरनेस है, आर्ट का जो एजुकेशन है समाज में फैलेगा। जितना एजुकेशन, आर्ट की अवेयरनेस, जितना नॉलेज आर्ट के ऊपर समाज में फैलता है, उतने ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं, उतने ज़्यादा आर्ट के लवर्स निकल के सामने आते हैं। जितने ज़्यादा आर्ट के लवर्स निकल के सामने आते हैं, आर्ट का जो चर्चा है, आर्ट के ऊपर चर्चा होना, आर्ट के ऊपर हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होना, आर्ट के ऊपर बातें होना, वो बढ़ती हैं समाज में। जब आर्ट के ऊपर बातें, आर्ट के ऊपर चर्चाएं, आर्ट के ऊपर कॉम्पिटिशन्स हों, आर्ट के ऊपर इवेंट्स हों, आर्ट के ऊपर अवेयरनेस हो, ये सब बढ़ती है, तो आर्ट के ऊपर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनने लग जाती हैं। और जब आर्ट के ऊपर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं तो और ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट निकल के सामने आते हैं, और ज़्यादा आर्टिस्ट, और ज़्यादा खासकर जो
स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के दिनों में हैं, कॉलेज के दिनों में, वो लोग और ज़्यादा आर्ट के बारे में बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो आर्ट का समाज है वो और ज़्यादा क्वालिफाइड, और ज़्यादा स्किल्ड, और ज़्यादा अच्छे वर्क निकल के सामने आते हैं। और ऐसे ही किसी भी फील्ड की ग्रोथ होती है। किसी भी फील्ड की ग्रोथ किसी ऑफिशियल तरीके से नहीं होती है, उस फील्ड की ग्रोथ होती है उन लोगों से जो उस फील्ड के लवर्स हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए कभी भी जिस फील्ड से आप प्यार करते हो, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ है इसलिए आप शेयर करो, नहीं, मैं पूरी आर्ट वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको किसी भी आर्टिस्ट की वीडियो अच्छी लगे, किसी भी आर्टिस्ट का लेसन अच्छा लगे, किसी भी आर्टिस्ट की कोई चीज़ अच्छी लगती है, एजुकेशन अच्छा लगता है, तो उसको ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उसी से ही आर्ट के वर्ल्ड में और ज़्यादा आर्ट की चर्चा बढ़ेगी और इनडायरेक्टली अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ही हेल्प करेगी घूम फिर के। क्योंकि मान लो आज आप शेयर करते हो लेसन्स को, इंक्रीज उसकी अवेयरनेस को बढ़ाते हो, तो जब कल की डेट में आर्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप में से जितने लोग प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं अल्टीमेटली उनको ही हेल्प होगी। ओके, तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक सर्कल की तरह हैं, ये पूरी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इस फील्ड के बारे में और लोगों तक जागरूकता पहुंचे और लोग इस फील्ड में ग्रो कर सकें। हल्की हल्की हैचिंग कर रहा हूँ बस, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्विक लाइंस बना रहा हूँ, क्विकली बस जहाँ पे मुझे शेडोज़ दिख रही हैं, जहाँ पे मुझे डार्क और लाइट दिख रहा है उसको बस मैं सेपरेट कर रहा हूँ। एक और यहाँ पे एक हाथी का बच्चा, नन्हा मुन्ना, बहुत सिंपल से। देखो यहाँ पे मैं कर्व डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंपल स्ट्रेट लाइंस में पहले कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि वो इजी रहता है और शुरू में इजी रखना ज़रूरी है। लेकिन जब आपको आइडिया हो जाता है, आप स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर करके आप चीज़ें समझ जाते हो, उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट कर्व ऐड कर करके आप ऐड कर सकते हो। मैं बस देखो, मैंने बस कुछ लाइंस ऐड की, फटाफट से हल्की सी यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करूँगा मैं शेडिंग करके, और हमारा ये वाला भी एक स्केच हो जाएगा। तो कितने जल्दी जल्दी हम यहाँ पे स्केच कर रहे हैं। ओके, 30-40 मिनट स्केच कर लिया डेली, आधा एक घंटा स्केच कर लिया तो काफ़ी है, आपका बॉडी वार्म हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, आपके लाइंस में स्ट्रेंथ आने लगेगी, लाइंस में मजबूती आने लगेगी। ये चीज़ एक नई, बहुत सारे बिगिनर इन बातों को नहीं समझते हैं, तो ये भी अगर आप एज ए बिगिनर अभी आर्ट को सीख रहे हो तो आपको ये सब बातें भी समझ में आएंगी। देखो अभी आप हो सकता है डिटेल्स वगैरह देख के आपको मज़ा आ रहा हो, ठीक है, आपको अपनी पेंटिंग्स में, आर्टवर्क्स में ज़्यादा डिटेल्स करने में मज़ा आ रहा हो, लेकिन जब आप आर्ट की फील्ड में जाओगे तो ना आपकी बस 4 लाइंस को देख के, आपके स्केचेस को देख के ये ईजीली पता चल जाएगा कि आपका कितना ज़्यादा मजबूती है आपके आर्टवर्क में, या कितना ज़्यादा आपने सीखा है, या कितना ज़्यादा आप अपने वर्क को जानते हो। तो वो बहुत ईजीली किसी को भी समझ में आ जाएगा जो आर्ट की फील्ड में है। ओके, तो इसलिए स्केचिंग बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये सिर्फ स्केच तक सीमित नहीं रहता है। ये स्केचेस आपके पेंटिंग में भी दिखते हैं, आपके फाइनल पीस में भी दिखते हैं, और आपकी जो भी टाइप के आर्टवर्क आप करो, जो भी आप ग्लास पेंटिंग करते हो, एनिमेशन करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, इसकी झलक हर जगह दिखेगी। हो सकता है आपको नहीं दिखे ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी आंखें भी ट्रेन नहीं हुई होंगी जितने भी बिगिनर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसलिए करना चाहिए आपको। अगेन, अभी जितने भी लोग वीडियो को मेरे साथ साथ इसमें वार्म अप, ये सारी एक्सरसाइज मेरे साथ साथ कर रहे हो, कमेंट में एक हार्ट टाइप करना, एक दिल, ठीक है, पर्पल हार्ट टाइप करो कमेंट में, ताकि मैं देखूं तो मुझे भी पता चले कि हाँ, लोग इतनी दूर तक देख रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे साथ साथ में। आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना अगर आप इसको साथ साथ कर रहे हो तो,
मैं स्टोरीज़ वगैरह ज़रूर देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सिर्फ देखते नहीं हो, लेसन को करते भी हो। ठीक है, आई नो कि 100 में से 2 आदमी ही करते हैं, और वो हर फील्ड की कहानी है। 100 लोग कोई भी चीज़ को देखने आते हैं तो उसमें 2 लोग ही हैं जो रियल एक्शन लेते हैं, जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के उसको एक्चुअल में करते हैं, और उन्हीं के अंदर चांस होता है कि वो उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो, हमारे पास 100 बहाने हैं कि हम बाद में कर लेंगे, अभी तो हम बिज़ी हैं, अभी तो ये चीज़ हम नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, वीडियो तो अपलोडेड तो है, कहाँ जा रहा है वीडियो, बाद में देख लेंगे, ये सबके अंदर आता है। लेकिन जो 100 में से वो 2 लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार अभी करते हैं, चल बाकी सब काम बाद में कर लेंगे, इसको पहले करते हैं, प्रैक्टिस पहले करते हैं, सीखते पहले हैं, तो उनका प्रायोरिटी सेट रहता है। और जिसका जो प्रायोरिटी होती है वो चीज़ उसी का ही फलता है। हमारी ज़िंदगी में जिसको हमने प्रायोरिटी दिया वही चीज़ हम उसी चीज़ को हम ज़्यादा डेप्थ तक कर पाएंगे, भले वो आर्ट हो या प्यार हो। ओके, प्यार किसी इंसान से हो या प्यार किसी काम से हो, अगर उसको प्रायोरिटी दोगे तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके करीब आती है, या वो इंसान से जो कनेक्शन है उतना ही ज़्यादा गहरा बनता है। इसको दोस्तों के केस में भी देख सकते हो। जितने भी दोस्त होते हैं हमारे स्कूल के, हम उनसे इतने क्लोज इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि हम पढ़ाई बाद में करते हैं, दोस्तों के साथ खेलने पहले जाते थे। तो वो प्रायोरिटी सेट थी, दोस्त ने बुलाया तो पहले वहाँ जाएंगे, तो वो गहरी दोस्ती हो जाती है। प्रायोरिटी सेट रहती है, जो जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देते हैं, जिस चीज़ में हमारा ध्यान पहले जाता है, बाकी सब चीज़ बाद में आती है, तो वो चीज़ हमारी अपने आप ग्रो होने ही लगती है। उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में ग्रो होने से। एक इम्पॉर्टेंट एक कहावत है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहावत है कि वेयर एनर्जी, थोड़ा सा शायद कहावत उल्टा पुल्टा मैं बोल दूँ लाइन, लेकिन इसका मीनिंग सेम है कि कुछ इस तरीके की कहावत है कि वेयर एनर्जी गोज़, नहीं, वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जहाँ ध्यान जाता है, जहाँ हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमारी सारी एनर्जी उसी की तरफ जाती है। और जहाँ पे हमारा ध्यान रहता है, हमारी पूरी बॉडी की, माइंड की, शरीर की एनर्जी उस दिशा में जाने लग जाती है। तो जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी जाती है, और वो चीज़ ग्रो होती ही है। उसको दुनिया में कोई ग्रो होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ जाओगे ना अगर आप एक बार, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा बैठ जाएंगी कि आपको आर्टवर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इस फील्ड में जाना है तो इस फील्ड में कितना सीखना है, कितना करना है, ये सब आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझ जाना कि ये फील्ड में फिर आप ग्रो कर सकते हो। बहुत ही रफ पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ मैं। एक और यहाँ पे ये सूंड, जो ये हाथी का ये वाला जो सूंड है, थोड़ा डिफरेंट एंगल में है, तो इसको मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो देखो, मैं किसी हाथी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, किसी हाथी को थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ। आई होप कि हाथी बुरा ना मान जाए, कि जिसको कम टाइम दिया वो बुरा ना मान जाए। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मैं यहाँ पे हाथी के पोजेस को ले रहा हूँ, सो दैट मैं उनको एक बार ट्राई कर करके देख सकूँ। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ में डिटेल्स दूँ मैं, हर एक चीज़ में शेडिंग दूँ मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। इसमें मैं 1000 गलती भी करूँगा, 1000 गलती करूँगा, उससे समझ जाऊँगा कि हाँ क्या चीज़ में गलत हो रहा है, उसको छोड़ दूँगा और उसको दोबारा से ठीक करूँगा, फिर से स्केचिंग करके। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे ही वार्म अप किया जाता है। वार्म अप में हम ये नहीं देखते हैं कि ये जो हमने फ़ोटो लिया है, हम ये फ़ोटो को एग्जैक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये वाला माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। ये वाला जो हमारा माइंडसेट बैठा हुआ है ना कि हमने जो फ़ोटो लिया है, फ़ोटो को कॉपी करें एग्जैक्टली, वो माइंडसेट, देखो कॉपी करना गलत नहीं है। कॉपी का मतलब अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है कॉपी का। अब वो आप कॉपी का वर्ड के बारे में क्या सोचते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कॉपी करना बहुत सही ज़रूरी बात है। कॉपी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, कॉपी वर्क एंड ग्रीड्स ऐसे करके एक टॉपिक है मेरे AMS सेक्शन में। आस्क मी आर्ट करके एक प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल में, आप उसको जाके देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कॉपी वाला, बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ उससे। कॉपी ज़रूरी है, लेकिन कॉपी का मतलब ये नहीं कि पूरा एग्जैक्टनेस, मतलब सेम की फ़ोटो को प्रिंट कर दिए वैसा वाला फील आए, वो चीज़ अलग है। वो लोगों का एक स्टाइल हो सकता है बाद में, शुरू में नहीं, जब हम स्केचिंग करते हैं।
क्योंकि अगर वो वाले फंडे आप स्केचिंग के समय लगाने लग गए तो ना तो आप स्केच कर पाओगे, ना तो आपको स्केचिंग जैसा स्केच लगेगा, क्योंकि आप अगेन डिटेल्स करने बैठ जाओगे। तो हमारा माइंड हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से सेट हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। स्केचिंग कर रहे हो तो स्केचिंग जैसा करो, एक 4-4 घंटे मत लगाओ एक स्केच को बनाने में। लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हो तो फिर लॉन्ग आवर स्टडी करो, उसमें 2 मिनट में ख़त्म मत करो उस ड्राइंग को। तो हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें काम करना ज़रूरी है, ठीक है। आप शादी में जाके डांस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसकी प्रैक्टिस करने में, कुछ दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने लगेंगे, ठीक है, अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना और आप डांस में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो। लेकिन अगर वही डांस अगर आप किसी शो में कर रहे हो जिसमें आपको सिलेक्ट होना, या कोई बहुत बड़े लेवल पे आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कई सालों की मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे भी जो हम लोग स्केच कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आप कर सकते हो। लेकिन आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो जिस लेवल का प्रैक्टिस चाहिए, आपको भी पता है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में कुछ होने नहीं वाला है। फिर आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, आपको नई नई चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सीखने की भी ज़रूरत है, साथ में प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, साथ में आपको थॉटफुल होना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ हर अटैम्प्ट में मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है सोचने के लिए। वो जो अगर आपके अंदर भूख होगी उस चीज़ के लिए तो आप ऑटोमेटिकली रास्ते खोज लोगे उस चीज़ में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। तो यार रफली एक और हाथी, एक और हमारा प्यारा सा हमारा नन्हा दोस्त एलिफेंट। मुझे पता नहीं, मैं और एक लेता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग अभी तक इस लेसन को साथ साथ कर रहे हो तो मुझे फिर से कमेंट में एक पर्पल हार्ट टाइप कर देना। और एक बात और लिखना कमेंट सेक्शन में कि ऐसे लेसन्स और चाहते हो क्या आप, ऐसे लंबे लेसन्स, क्योंकि लंबे लेसन्स में जल्दी से नहीं बनाता हूँ। आपको भी पता है कि यूट्यूब पे लंबे लेसन्स में कोई सीरियस लेता नहीं है, ठीक है, और वो चीज़ सारे यूट्यूबर्स को पता है। और अगर देखो, अगर हम यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँ, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं, यानी कि आप आर्ट के लवर्स के लिए जो आर्ट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो आर्ट को मज़े के लिए सीख रहे हैं वो तो 10-5 मिनट की वीडियो में खुश हैं, ठीक है, वो 5 मिनट की वीडियो देख के भी खुश हैं। तो जो सीरियस लर्नर है उसको बहुत डीपली स्टडी चाहिए, उसको डीप ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, डीप इन द सेंस कि बहुत सारे नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें सीखनी पड़ेंगी जो बोरिंग भी लगेंगी लेकिन करना पड़ेगा। तो वो वैसे लोग जल्दी से यूट्यूब पे मिलते नहीं हैं और उनको जल्दी से चीज़ें करनी शुरू करते भी नहीं हैं यूट्यूब से देख के, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे लेसन्स, इतनी सारी चीज़ों को देख के। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि एक वार्म अप सेशन रखते हैं, थोड़ा लंबा रखेंगे, रियल टाइम रखेंगे और देखेंगे कि कितने लोग साथ में कर रहे हैं। तो उसमें मज़ा आता है। अगर आप लोग जेन्युइनली आपको ये लेसन्स अच्छे लगे ना, और अगर आप इतने कर रहे हो उसको रियल में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना सब कुछ कि लेसन कैसा लग रहा है, रियल टाइम में साथ में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उससे पता चलेगा कम से कम मेरे को कि ऐसे लेसन्स में और बनाओ कि नहीं। यहाँ पे राउंडनेस, सेम चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बोली थी, फ्रंट प्लेन साइड प्लेन, वही चीज़ मैं बस देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेफरेंस इमेज नहीं लिया है मैं रफली अपने हिसाब से एक बार एक हाथी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप बीच बीच में ये चीज़ भी कर सकते हो, मतलब आपने 4, 5, 8, 10 रेफरेंस इमेज के साथ स्केच किया, फिर आप थोड़ा बहुत अपनी इमेजिनेशन से भी करने योग्य बन सकते हो, आप उससे ट्राई कर सकते हो। क्योंकि हाँ, फिर अगेन वही कॉपी वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने इमेजिनेशन से ड्रॉ करने वाला बात भी बोला है, ठीक है। AMA प्लेलिस्ट है, आस्क मी आर्ट, उसके अंदर है हाउ टू ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन वाली वीडियो। बेसिकली फंडा यह है कि जब आप एक चीज़ को बार बार देख के बनाते हो और उसको समझ जाते हो तो आप उसको इमेजिनेशन से तभी बना सकते हो। ऐसा कुछ अलग टेक्निक नहीं होता कि हम इमेजिनेशन से कैसे बनाएं, कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ती है क्या, नहीं। वही चीज़ को आपको बस प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए इमेजिनेशन से कैसे बनाएं वो सब चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसमें बस प्रैक्टिस करना है। बचपन में मैंगो, आम,
बना बना के हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंगो बना के दिखाओ, ईजीली बना लोगे। वैसे ही सारे सब्जेक्ट में जिसको भी हम लोग इमेजिनेशन से बनाना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि वो हमारी इमेजिनेशन में वो क्लियर आ जाए। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोचोगे तो वो आपके इमेजिनेशन में आ तो जाएगा। आपको मैं बोलूँगा हाथी के बारे में इमेजिन करो, तो आप हाथी को इमेजिन तो कर लोगे, लेकिन वो इमेजिनेशन धुंधला हो जाता है थोड़ा सा जब हम लोग उसकी लाइंस के ऊपर अभी मैं आपको बोलूँगा हाथी के बारे में सोचो तो आपको इमेजिनेशन में हाथी आ जाएगा, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि उसके पैर कैसे दिखते हैं, उसका चेहरा कैसे दिखता है, तो उसकी इमेजिनेशन करने में आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने की नहीं है अच्छे से। उसके चेहरे को या बॉडी को बार बार बना के नहीं देखा, देख देख के बनाएंगे तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर है। तब हम उसको फिर इमेजिन करेंगे तो वो हमारी इमेजिनेशन में धुंधला नहीं होगा। फिर हम उसको अपनी इमेजिनेशन से उठा के अपने पेपर पे पटक सकते हैं। रियल हाथी को तो आप उठा के नहीं पटक पाओगे, लेकिन इमेजिनेशन वाले हाथी को आप उठा के अपने पेपर पे ज़रूर पटक सकते हो, वो भी प्यार से। ज़्यादा ज़ोर से नहीं पटकना है, पेपर फट जाएगा, पर प्यार से। तो हाथी को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा आपको स्केच करने में। बहुत स्वीट सा एनिमल लगता है मुझे एलिफेंट्स, बहुत स्वीट से एनिमल लगते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे जंगली हाथी भी देखे हैं ज़ू वगैरह में जो कि बहुत ही खूंखार थे, लेकिन फिर भी स्वीट से लगते हैं। तो यहाँ पे वही सून को बस मैं रिंकल्स टाइप की ऐड कर रहा हूँ रफली। तो ये हमने किया वार्म अप, ये तो मैं वार्म अप कर रहा हूँ। एक और वार्म अप करेंगे, एक कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद मैं एक और कंप्लीट पिक्चर लूँगा एलिफेंट की और पूरी बॉडी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चेहरे को थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे, चेहरे को, फेस को, हाथी के चेहरे को। अभी पूरी बॉडी को एक बार वार्म अप करेंगे। ठीक है, थके तो नहीं हो ना? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना एक बार ज़रूर। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो को ना स्किप कर करके देखते हैं एक तो ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम सब समझ गए हैं, लेकिन जब उसको करते हैं तो वही चीज़ होती है इमेजिनेशन में भी। हमें लगता है कि हम इमेजिन तो कर ले रहे हैं, बना लेंगे, जब बनाने जाते तो बनता नहीं है। वही होता है, जब हम लेसन देखते हैं तो हमें लगता है सब आ गया, पर करते हैं तो नहीं होता। ये चीज़ मैं भी करता था, बहुत मिस्टेक होती थी, बहुत गलतियाँ की थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ शेयर करता रहूँ बार बार, ताकि आप लोग ये चीज़ें गलती ना करो। आप लोग एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने गलत किया था अपने सीखने के टाइम में, जब हालांकि सीखना तो ज़िंदगी भर है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गलती करता था, तो वो चीज़ एटलीस्ट आपसे ना हो और आप ज़्यादा बेहतर कर सको। कुछ साल में एटलीस्ट मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे से बेहतर ही बना सको, मेरे से ज़्यादा जो भी मैंने सीखा उससे ज़्यादा सीख पाओ। तो उसके लिए जो भी मुझे पता है मैं आपको शेयर करता रहूँगा, और वो चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे तो आप ऑब्वियसली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा खुद से एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने में। और एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली खुद से करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जो गलतियाँ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँगा, जिससे आप लोग थोड़ा स्पीड ग्रो कर पाओगे। आप ट्रायल एंड एरर में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और एटलीस्ट जो प्रूवन कॉन्सेप्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बन गए हैं, जो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं दुनिया में, वो कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएं, ताकि आप आगे के दूसरे फ्यूचर में थोड़े एडवांस एक्सपेरिमेंट कर पाओ और ज़्यादा आगे बढ़ पाओ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर कर ही दिया है न्यूटन ने, तो थोड़ी ना आज का साइंटिस्ट वापस से उसको खोजने जाएगा। जो निकल चुका है उसको पढ़ेंगे और आगे की स्टडीज़ करेंगे, ताकि दुनिया आगे बढ़ती रहे। हम शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। ABCD बन चुकी है, ये सारी हिंदी भाषाएं, इंग्लिश भाषाएं, ये सब बन चुका है। तो हम शुरू से फिर से वो भाषा को लिखने नहीं बैठेंगे, वो बेवकूफ़ी होगी। हमने उसको सीखा और उसके बाद आगे क्या करना है वो सोचेंगे। तो इसीलिए सीखना ज़रूरी है। इसीलिए जो बन चुके हैं, जो पास्ट में जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, उनको सीखना ज़रूरी है, ताकि वो सीख के हम आगे का काम कर सकें। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है दुनिया में, पीछे नहीं बढ़ना है। पीछे की चीज़ों को पढ़ना है ताकि आगे की चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो इसीलिए जितना सीख सकते हो प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल्स को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, उसको प्रैक्टिकली करो, और आगे की चीज़ों को
ताकि आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओ, समझ पाओ। रफली यहाँ पे मैं पैर के लिए जगह छोड़ देता हूँ। पैर अभी नहीं बना रहा हूँ मैं, बस चेहरे को मैं रफली स्केच करके छोड़ दे रहा हूँ। एंड इंजॉय द प्रोसेस, मज़े लो, हल्के फुल्के रहो, मज़े लो, ये स्केचिंग की मज़े लो। ओके, इसमें मज़ा नहीं आएगा तो गया खेल, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा तो फिर आप इस फील्ड में आए क्यों? ओके, मज़ा पहले है, मज़ा आना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि जब इसमें हम लोग सीरियस होते हैं तो मान लो आपको 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, आपने 4 घंटे किया, आपको 4 घंटे तक मज़ा आता रहा, लेकिन उसके बाद कई देर तक मज़ा नहीं भी आ रहा है और आपको कुछ चीज़ सीखना है, तो ऑब्वियसली कई बार हमें अपना मज़ा को छोड़ के भी काम करना पड़ेगा। कई बार क्या, हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में वो मज़ा बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज मज़ा ख़त्म हो गया तो कल से मज़ा आना ही बंद हो गया, कल से फिर आपको लग रहा है यार बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा देर के लिए मज़ा चले जाता है, थोड़ा देर के लिए मेहनत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा देर के लिए हमें स्ट्रेस हो जाता है कि यार जो चाहते थे वो बन नहीं रहा, जैसा सोचा था बन नहीं रहा। एक और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कलर पेंसिल लिया है, कैमल का कलर पेंसिल है। कलर पेंसिल कौन सी कंपनी का है, अगेन वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा कि कलर पेंसिल क्यों लिया, हमें बताओ, इसके पीछे का रहस्य हमें समझाओ। पेन से कलर पेंसिल में आपने जंप कैसे कर लिया, इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य कुछ नहीं है, मज़ा आ रहा है बस मेरे को कलर पेंसिल से करने में। देखो कलर पेंसिल क्या ना, सॉफ्ट रहता है, तो ना सॉफ्ट पेंसिल्स जब मक्खन की तरह पेपर पे चलते हैं तो एक अलग सा फील होता है। आप चला के देखना, मज़ा आएगा आपको भी। खासकर कैमल के पेंसिल, मैंने डोम्स की पेंसिल भी इस्तेमाल की है। डोम्स की पेंसिल बहुत रफ़ होती है, बहुत खड़खड़ाहट के साथ चलती है। कैमल के पेंसिल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, तो बहुत सॉफ्ट लगता है पेपर पे चलाना। तो ना इसलिए मैं कई बार मैं स्टडीज़ करता हूँ, स्केचेस करता हूँ, तो कलर पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। और ये बहुत लाइट भी चलते हैं, मतलब सॉफ्ट तो चलते ही, बहुत डार्क भी नहीं होते हैं, तो आप बहुत बार अपने हाथों को ना सेम एरिया में मूव कर पाते हो। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। और मैंने जिस तरीके से अभी पेंसिल को पकड़ा है, देखो इसको बोलते हैं ओवर हैंड ग्रिप। क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, ओवर हैंड ग्रिप। स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, ठीक है। स्पेलिंग समझ में ना आए तो गूगल करके देखो। ये भी चीज़ें सीखने वाली बात है, वैसे स्पेलिंग गलत नहीं लिखना चाहिए। आई नो बहुत सारी स्पेलिंग हमें नहीं आती है, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती, मैं तुरंत गूगल करके देखता हूँ कि ये स्पेलिंग मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ भी सीखने वाली बात है। उससे हम लोग की नॉलेज बढ़ती है, ताकि फ्यूचर में सेम स्पेलिंग हम गलत नहीं लिखी। इससे प्रोफेशनलिज्म आता है, क्योंकि कल की डेट में आप जाओगे कंपटीशन में लोगे या आप एग्जीबिशन में लोगे, पता चला आपका टॉपिक का नाम ही गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखी है, इंप्रेशन ख़राब होता है उससे, ठीक है। उससे इंप्रेशन ख़राब होता है। हालांकि ऐसे बोलोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों हम कोई चीज़, किसी भी चीज़ में गुंजाइश छोड़े, हम क्यों नहीं सब कुछ सीख लेते हैं? जहाँ जहाँ हम सीख सकते हैं क्यों नहीं सीखें, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारा आर्टवर्क बोलेगा, हमारा आर्टवर्क में ही सारा मैसेज छुपा है, हम अलग से क्यों दें, हम अलग से क्यों कुछ बोलें, हम अलग से अपना स्पेलिंग क्यों ठीक करें, हम अलग से अपने थॉट प्रोसेस को लिखना क्यों सीखें। मत सीखो, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आप नई चीज़ें सीखना नहीं चाहते हो। इससे ये भी पता चलता है कि आप कंफर्ट जोन में आ चुके हो। ओके, तो हमेशा चैलेंजेस लेने ज़रूरी है। मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ गलत होती है, स्पेलिंग भी गलत होती है, तो उसको भी सीखूँ, मैं उसको भी याद रखूँ कि ये पॉइंट में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। बचपन से ये चीज़ें मेरे माइंड में आती रही थी कि जो चीज़ गलत हो रही है उसको ठीक करना है, स्पेलिंग के लेवल पे भी, ड्राइंग के लेवल पे भी। तो माइंड जब खुला रहता है ना हमारा सीखने के लिए, तो हम सब कुछ सीखते हैं। फिर हम ये नहीं पूछते हैं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे खोलूँ मैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं है, मैं क्या करूं, आपने जो आर्टवर्क डाला मैं कहाँ देखूं। गूगल करो हाउ टू यूज़ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू ओपन इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये सब एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते हैं आलस से बचने के लिए कि कौन खोलेगा, कौन नया नया चीज़ सीखेगा। माइंड ओपन रहना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए, भले वो टेक्निकल नॉलेज हो, थ्योरेटिकल नॉलेज हो, जो चीज़ हमें काम आती है उसको सीखना है बस। वो कुछ भी हो, हमारे
हमारा मन करे ना करे, अगर ज़रूरी है तो है। तो वो क्यूरियोसिटी जो होती है ना, सीखने की भूख, सीखने की चाहत, वो किसी के में पैदाइशी होती है, किसी के में नहीं होती है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो मेरे अंदर आधी बचपन से थी, आधी मैंने डेवलप किया। किसी के में पूरा बचपन से होता है, किसी के में बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आपको देखना है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि आप आलसी टाइप के हैं, अरे यार कौन सीखेगा, तो अपने आप को धीरे धीरे आपको बदलना पड़ेगा। और आप अगर ये लेसन को अभी तक देख रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा बदल तो चुके हो, क्योंकि इतने देर तक इस लेसन को देखना मतलब कि एक सीरियस व्यक्ति की पहचान। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक सीरियस व्यक्ति हैं। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें कमेंट सेक्शन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लाइफ की चीज़ें हमें खुद ब खुद डेवलप करनी पड़ती है। हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, नहीं ये चीज़ मेरे में पेशेंस कम है, तो अगले बार से ज़्यादा पेशेंस रखूँगा, ज़्यादा पेशेंस रखूँगी। मेरे में ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो अगले बार से इसको मैं ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करूँगा, अगले बार से इसको ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगी। ये चीज़ हमें अपने आप को बोलना है। ओके, तो वो चीज़ अपने आप आपकी डेवलप होगी। जैसा मैंने बोला, वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज। जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, इसके ऊपर सीखना है मुझे, तो वहाँ आपका ध्यान गया, मतलब वो चीज़ पे आप काम करना शुरू कर दोगे और वो चीज़ अपने आप इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही फ्लो के साथ बस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पैर का मूवमेंट किधर है। ठीक है, पेंसिल को बहुत ही लाइटली चला रहा हूँ मैं। जहाँ पे थोड़ा सा पास से काम करना है या डिटेलिंग टाइप का लाइन्स ऐड करना है, पेंसिल को मैं ऐसे पकड़ ले रहा हूँ ट्राइपॉड ग्रिप में, जैसे हम नॉर्मली पकड़ते हैं कुछ लिखते समय। तो देख सकते हो यहाँ पे हम छोटे लाइन्स में ऐसे पकड़ते हैं, छोटे छोटे लाइन्स में। अगर हम छोटे छोटे लाइन्स में छोटे छोटे कर्व्स को ठीक करना है, तो जब हम बड़े एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े लाइन्स को खींचते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ तक लंबा लाइन खींचना है मुझे, बड़े एरिया को हम कवर करते हैं। फ्री फ्लोइंग स्टेट में हम पहले मार्किंग लगाते हैं, तो उस समय हम ऐसे पकड़ते हैं जैसे मैंने अभी पकड़ा हुआ है, ठीक है, ओवर हैंड ग्रिप में। तो ये दोनों ही तरीके हमें बहुत हेल्प करते हैं। शुरू में मेरे को भी नहीं होता था ओवर हैंड ग्रिप पकड़ना। मुझे पता है कि आप में से जो भी ओवर हैंड ग्रिप में काम नहीं करते हो, आपको मुश्किल लगेगा। मेरे को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, मैं पकड़ ही नहीं पाता था। लेकिन वो कर करके आदत हो जाती है। आपको लगेगा कि नहीं यार, कौन ओवर हैंड ग्रिप में पकड़े। अब ओवर हैंड ग्रिप, ट्राइपॉड ग्रिप क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे इस वीडियो सेक्शन में जाके देखोगे, आपको मिल जाएगी। तो शुरू में प्रैक्टिस लगती है, लेकिन जब एक बार आ जाता है ना, तो फिर हमारा ज़्यादा इजी होता है हमें पूरे पिक्चर को जज करना, उस पिक्चर को ड्रॉ करना, उस पिक्चर को समझना। क्योंकि बचपन से जो बच्चा नंगे पैर दौड़ रहा है, वो प्रोफेशनल बनते समय उसको जूते पहन के दौड़ने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, भले वो नंगे पैर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। आपने मिल्खा सिंह पिक्चर देखी होगी, कमेंट सेक्शन में बताना, उसमें आपने सीन देखा होगा जहाँ पे मिल्खा सिंह को जूते देते हैं, तो वो बोलते हैं कि बिना जूते के नहीं दौड़ सकते क्या। तो बोलते हैं नहीं बेटा, ओलंपिक है, ओलंपिक में जूते पहनना कंपलसरी है, रूल्स है वो। तो फिर वो जूते पहन के दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे ही हमारे ये जो टूल्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ओवर हैंड ग्रिप पकड़ना, अंडर ट्राइपॉड ग्रिप, ये सब भले ही आपको इसके बिना भी आपके आर्टवर्क बन जा रहे हों, भले ही हो सकता है इसके बिना भी आप ड्रॉ कर ले रहे हों, जो कि कर ही ले रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल पकड़ना तो आसान ही है, बचपन से पकड़ रही है, नॉर्मल पेंसिल पकड़ते ही हैं। लेकिन जब कुछ नई चीज़ें सीखने की बारी आती है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो ये समझना कि ओलंपिक्स में जाना है तो जूते पहनने ही पड़ेंगे। हल्की फुल्की शेडिंग, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि जहाँ परछाई दिख रही है मैं हल्की सी शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि एक फील आए कि यहाँ पे राउंडनेस है, इस बॉडी में कर्व है, बस एक एहसास के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ मैं। लोग डिटेल्स का मीनिंग बहुत ही उल्टा पुल्टा कर रखे हैं आज के टाइम में, कि डिटेल्स का मतलब ही बिगड़ चुका है आज के समाज में। ओके, पहले बहुत सारे फंडे क्लियर करने होंगे हम लोग को, तो पहले अपने बहुत सारे फंडे क्लियर करने हैं। अपना फंडा ही डगमगाया हुआ है, तो आप कैसे समझोगे कि क्या चीज़ को सीखना है, क्या नहीं सीखना है। थोड़ा सा राउंडनेस यहाँ पैर की तरफ, थोड़ा सा डार्कनेस अब मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले बहुत हल्के हाथों से लाइट लाइन्स ऐड की,
धीरे 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 जहाँ जहाँ पे डार्क ऐड कर सकते हैं हल्का हल्का मैं ऐड कर रहा हूँ। तो शुरू में एकदम लाइंस को एकदम लाइट रखो, शुरू में पहले से डार्क कर दोगे ना तो आपको फिर वो मिटाते भी नहीं बनेगा और वो फिर उसमें ध्यान चले जाता है। एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि उसी में ध्यान चला जाता है, इसीलिए कई सारे आर्टिस्ट जब पेंटिंग करते हैं तो आंखों को जल्दी से कलर पहले नहीं करते हैं, डार्क कलर पहले आंखों में नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना पूरा फोकस आंख में चले जाता है, क्योंकि पूरा पेपर वाइट है, कैनवास वाइट है या लाइट कलर का कैनवास है, उसमें आंख डार्क कलर का ध्यान उसमें जाता है बार बार। तो पहले लाइट रखते हैं ताकि ओवरऑल पहले सब बन जाए, उसके बाद जब वैल्यूज ऐड करेंगे, डार्कनेस ऐड करेंगे तो धीरे धीरे उसको कर देंगे। तो ये भी एक कारण होता है किसी चीज़ को शुरू से डार्क नहीं करने का। बाकी ऑब्वियसली पेपर ख़राब ना हो या मिटा सकें, वो सब तो कारण है ही, जो कि आपको पहले से पता ही होगा। तो यहाँ सिलेंडर जैसा है, ये पैर सिलेंडर की तरह है। तो ये जो बेसिक शेप्स होते हैं, सिलेंडर, क्यूब, सर्कल्स, ओके, ट्राइंगल्स, ये बेसिक शेप हमें बहुत क्लियर होने चाहिए। तो ये नहीं, कोई ये नहीं बोल रहा है कि स्क्वायर बना के दिखाओ, मुझे पता है कि आपको स्क्वायर बनाना आता है। कोई ये नहीं बोल रहा है ट्राइंगल बना के दिखाओ, ट्राइंगल मुझे पता है आपको ट्राइंगल बनाना आता है। बात वो नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है, बात ये है कि आप उस ट्राइंगल को, उस स्क्वायर को या उस सिलेंडर को किसी फिगर के अंदर इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, किसी ह्यूमन फिगर में, एनिमल फिगर में, बर्ड फिगर में या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। वो जो आपको बेसिक चीज़ पता है, सिलेंडर, स्क्वायर, सर्कल, जो भी है, आपको जो पता है, आप वहाँ पे उसको उठा के इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, वो असली सवाल है। सवाल ये नहीं कि आपको सर्कल या स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं, वो तो आपको आता है, ओके। वैसे ही सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी आई ट्रेनिंग्स, जो भी हम लोग सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, आपको पता है स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन को किसी आर्टवर्क को बनाते समय कैसे इस्तेमाल करते हैं, असली खेल वो है। आपको पता है कि कलर को मिक्स कैसे करते हैं, लेकिन पेंटिंग करते समय उस कलर को मिक्स कैसे करना है, असली खेल वो है। आपको पता है कि पेपर में डार्क कलर कैसे करते हैं, लाइट कलर कैसे छोड़ते हैं, लेकिन एक आर्टवर्क में वो डार्क और लाइट को कहाँ कितना छोड़ना है, असली खेल वो है, ओके। बैट पकड़ के आप, हो सकता है बॉल को कितनी भी कस के ज़ोर से मार सकते हो, सवाल तब उठेगा जब आप उसको मैच के बीच में मार पा रहे हो कि नहीं। तो आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा हो, मुझे बताना। तो हम इस हाथी को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। हमने एक ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको इम्प्लीमेंट करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो, टैग करो मुझे स्टोरीज़ में। आई वुड लव टू सी योर वर्क्स एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप ए पर्पल हार्ट।